हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आज हम यहाँ सीडीपी का क्वेश्चन पेपर जो कि 31 जनवरी 2021 में हुआ था उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, यह क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट सीटेट की साइट से लिया गया है और उसके आंसर की भी पूरी तरह सीटेट से मैच की गई है। तो पूरे विश्वास के साथ हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। नंबर वन, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नंबर टू, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। नंबर थर्ड, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। नंबर फोर्थ, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या शो हो रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स यह रिफ्लेक्ट कर रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स आंसर इज वन इज राइट। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नंबर दो, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। नंबर थ्री, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नंबर फोर, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो हमें ये देखते ही लगा देना चाहिए जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आंसर इज राइट होगा। तो आंसर इज थ्री इज राइट। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसा क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। नंबर वन, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और या निष्प्रेरित करेगी। नंबर सेकेंड, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नंबर थ्री, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां प्रदान करेगी या पैदा करेगी। नंबर फोर, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैसी योजना शो कर रहा है ये स्कैफोल्डिंग की। तो आंसर इज सेकंड इज राइट। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर वन, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नंबर टू, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। नंबर थर्ड, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नंबर फोर, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बच्चा कहाँ पर सीखता है, सबसे पहले फैमिली में। तो फैमिली क्या होती है, इसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो आंसर इज वन। विद्यालय समाजीकरण का सेकेंडरी एजेंट है और फैमिली क्या है, प्राइमरी है। ओके, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। नंबर वन, बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। नंबर टू, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नंबर थर्ड, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नंबर फोर, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स थर्ड इज राइट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। नंबर वन, प्रथापूर्व। नंबर टू, प्रथागत। नंबर थर्ड, उत्तर प्रथागत। नंबर फोर, अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर टू, प्रथागत। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक
परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरणों पर, नंबर 2 गुणारोपण पर, नंबर 3 अभिप्रेरणा, नंबर 4 संतुलीकरण। तो आपको पता है लेव-वायगोत्स्की का जो रूल्स है वो एचसीएल पे डिपेंड है मोस्टली। तो आंसर इज 1 सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, नंबर 3 विकास का समीपस्थ जिसे जेडपीडी भी कहते हैं, नंबर 4 स्कीमा। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर इज 4 इज राइट, स्कीमा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? नंबर 1 अमूर्त सोच का विकास, नंबर 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण, नंबर 3 परिकल्पित निगमात्मक सोच, नंबर 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2 सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार सोच में केंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 इसमें डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नंबर 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। नंबर 3 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। नंबर 4 विकास बहुआयामी होता है। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशन होता है, मीन्स विकास बहुआयामी होता है। आंसर इज राइट 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? नंबर 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त, नंबर 2 अमूर्त सांवेदिक मूर्त, नंबर 3 मूर्त अमूर्त सांवेदिक, नंबर 4 अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो हमें पता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, नेक्स्ट मूर्त एंड नेक्स्ट अमूर्त की ओर। ओके, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? नंबर 1 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, नंबर 2 अध्यापक के पक्ष पर असफलता, नंबर 3 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नंबर 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर 4 इज राइट, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। नंबर 1 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, नंबर 2 अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, नंबर 3 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, नंबर 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हमें बताया जाता है, किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस। ओके, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। जहां पर भी अवसर की बात आ जाए वो आंसर आप लगा के चलिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 का 4th आंसर इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दिव्यांगन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? नंबर 1 मंदित छात्र, नंबर 2 विकलांग छात्र, नंबर 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांग है, नंबर 4 छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आंसर होगा, आंसर इज राइट 3rd छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ओके, हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की
जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपने देखा अंडरलाइन लगा रखी है नहीं, तो नहीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फर्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, सेकंड संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, थर्ड है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, फोर्थ है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इसमें आंसर होगा, आंसर इज 4 इज राइट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। क्रिएटिविटी का कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका फीचर क्या है। फर्स्ट है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, सेकंड है अपसारी चिंतन, थर्ड है अति सक्रियता, फोर्थ है असतर्कता। तो इसमें आंसर होगा सेकंड, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को फर्स्ट है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, सेकंड विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, थर्ड सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, फोर्थ है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड इज राइट, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, फर्स्ट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, सेकंड है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, थर्ड है समरूपों के इस्तेमालों को बढ़ावा देकर, एंड फोर्थ है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो हमें ये दिख रहा है कि हमें कभी भी जोर नहीं डालना है, अटल प्रक्रिया नहीं शो करनी है, हमें किसी बच्चे में डर नहीं पैदा करना है। तो आंसर इज 3 इज राइट, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। नंबर 1 बच्चे को दंड देकर, नंबर 2 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, नंबर 3 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नंबर 4 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसमें कौन सा होगा, आंसर नंबर 2 इज राइट, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। शर्मिंदगी डैश, फर्स्ट है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, नंबर 2 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नंबर 3 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नंबर 4 के प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो आंसर इज 2 इज राइट, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या कहता है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। नंबर 1 विषय वस्तु को यत्रवत याद करना, नंबर 2 संकल्पनाओं के बीच संबंधी खोजना, नंबर 3 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नंबर 4 अनुकरण या नकल और दोहराना। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इज राइट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, नंबर 2 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, नंबर 3 इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्राओं से अलग कर सकती है, नंबर 4
अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर इज 2 इज राइट। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नंबर 2, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। नंबर 3, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। नंबर 4, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, जब अलग अलग टुकड़ों में सूचना दी जाएगी तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी। 24, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं हम। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? नंबर 1, उच्च उत्तेजना या उच्च भय। नंबर 2, निम्न उत्तेजना उच्च भय। नंबर 3, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। नंबर 4, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो इसमें आ जाएगा, थर्ड इज राइट, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, किसी भय के साथ नहीं बल्कि इक्वल होके हमें उसको सिखाना है। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में नंबर 1, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। नंबर 2, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नंबर 4, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 3 इज राइट, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 26 की ओर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? नंबर 1, योग्यता सुधारिय है। नंबर 2, योग्यता अटल है। नंबर 3, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, असफलता अनियंत्रित है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, आंसर इज 1 इज राइट, योग्यता सुधारी है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? नंबर 1, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। तो 27 का आंसर इज 4 इज राइट, अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? नंबर 1, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। नंबर 2, स्वनियमन। नंबर 3, आत्म केंद्रता। नंबर 4, मनोवैज्ञानिक विकास। तो इसमें आ जाएगा सेकंड आंसर इज राइट, स्वनियमन मीन्स सेल्फ रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थियों को नामांकित करना। नंबर 2, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। नंबर 3, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नंबर 4, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर इज 3 इज राइट, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ओके, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स की पहचान करना। नेक्स्ट आते हैं 30 क्वेश्चंस पर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? नंबर 1, केवल आनुवंशिकता पर। नंबर 2, केवल पर्यावरण पर। नंबर 3, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आंसर इज 4 इज राइट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ओके, तो इस तरह ये सीडी पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं मैंने, जो कि डायरेक्ट सीटेट की साइट से
आपसे आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।